साथियों अब बस कुछ ही देर की देरी है क्योंकि एग्जाम की घड़ी आ चुकी है। जी हाँ साथियों, आरआरबी ग्रुप डी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है जिसमें यह बताया गया है कि आरआरबी ग्रुप डी का पेपर आपका 17 नवंबर से स्टार्ट होगा और जो कि दिसंबर के एंड तक आपका पेपर चलेगा। तो भाई इसी का इंतजार था एनटीपीसी के बाद अब कि ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा। तो एग्जाम डेट आ चुकी है। जितने भी तो लोग नींद में थे अब जाग जाइए क्योंकि भाई अब जो है ना घमासान क्लासेस होंगी और ताबड़तोड़ डेली रैपिड फायर सेक्शंस जो हैं आपके लिए आएंगी, चाहे वो जनरल साइंस का हो, करंट अफेयर्स का हो या फिर जनरल अवेयरनेस के मिक्स क्वेश्चन का हो। तो आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने साइंस का क्लास लिया है जिसमें टॉप 50 क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। आज कितने क्वेश्चंस रहेंगे? तो टॉप 50 क्वेश्चंस रहेंगे साथियों। अभी आपके आरआरबी ग्रुप डी के लिए अभी जो पेपर हुआ था 2024 में एएलपी और टेक्नीशियन का, उसमें साइंस के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी लेवल के आधार पर आपको आज आरआरबी ग्रुप डी के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाएंगे। तो ये क्लास आपको कंप्लीट देख लेना है। जो कि मैंने आपको बताया, ध्यान से एक बार फिर से सुन लीजिए कि रेलवे ग्रुप डी यानी लेवल 1 का एग्जाम डेट आउट हो चुका है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसी टाइम मेरे पास नोटिफिकेशन आई है तुरंत अभी, और मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं नोटिफिकेशन का जो कटिंग है मैं अभी अपने चैनल में पोस्ट भी कर दूंगा, कम्युनिटी में आप लोग देख लेना कि 17 नवंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट है। तो चलिए फिर अपने इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो भाई पहला क्वेश्चन है, वर्षा के दौरान आकाश से गिरने वाले हिम के टुकड़ों को किस प्रकार का वर्षा कहा जाता है? ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा ये आप सभी साथियों को आंसर करके बताना है कि वर्षा के दौरान आकाश से गिरने वाले हिम के टुकड़े को किस रूप में जाना जाता है। तो भाई ध्यान दीजिएगा साथियों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? भाई देखो, राइट आंसर यहां आपका हो जाएगा हिम वर्षा। ठीक है, हिम वर्षा बता रहे हो ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिम वर्षा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिएगा, पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को किस प्रकार का ऊर्जा कहा जाता है? तो पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा से प्राप्त जो ऊर्जा होती है उसको क्या कहा जाता है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा भूतापीय ऊर्जा। याद रखना, पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, उन जीवों की परिघटना क्या है जिसमें मादा युग्मक बिना निषेचन के नए जीव बनाने के लिए विकसित होता है? तो उन जीवों की परिघटना क्या है जिसमें मादा युग्मक बिना निषेचन के नए जीव बनाने के लिए विकसित होता है? तो इसको बोला जाता है अनिषेक जनन। याद रखना, क्या बोला जाता है साथियों? तो अनिषेक जनन, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, परिवर्तनशील चुंबकीय माध्यम से विद्युत धारा के उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? देखिए, परिवर्तनशील चुंबकीय माध्यम से विद्युत धारा के उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाउटफुल क्वेश्चन हैं जो पेपर में आपसे बनने से रह जाते हैं साथियों। परिवर्तनशील चुंबकीय माध्यम से विद्युत धारा के उत्पादन की प्रक्रिया को विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, मानव शरीर में कौन सा उत्तक सबसे कठोर और अस्थिर उत्तक के रूप में पाया जाता है? तो मानव शरीर में कौन सा वो टिश्यू है, कौन सा उत्तक है, ठीक है, जो सबसे कठोर और अस्थिर उत्तक के रूप में पाया जाता है? तो याद रखिएगा अस्थि। अस्थि करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तने या शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था को किस रूप में जाना जाता है? तो देखिएगा, तने या शाखाओं पर, ठीक है, पत्तियों की व्यवस्था को किस रूप में जाना जाता है? तो तने या शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था को जो है ना साथियों फिलोटैक्सी के रूप में जाना जाता है। याद रखना, फिलोटैक्सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, फिलोटैक्सी के रूप में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। किसी एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करती है ना? मजेदार क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए।
तो किसी एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करता है? तो 2n स्क्वायर पर, 2n स्क्वायर ये जो है सूत्र होता है, याद रखना, ठीक है। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या इससे हम ज्ञात कर सकते हैं साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चींटी के काटने से होने वाले अम्ल के प्रभाव को नम बेकिंग सोडा या इनमें से किसके घोल, ठीक है, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है, इसको रगड़कर बेअसर किया जा सकता है? तो चींटी के काटने से होने वाले अम्ल के प्रभाव को एक तो नम बेकिंग सोडा या फिर साथियों केलेमाइन, याद रखना, केलेमाइन घोल जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है, इसको रगड़कर बेअसर किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर केलेमाइन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस उत्पादन करते हैं? देखिए, सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके, ठीक है, जैसे कि एक छोटा सा रिएक्शन मैं आपको यहाँ देता हूँ, ठीक है। ये धातु ले लिया मैंने सोडियम, यहाँ पर मैंने कोई एक अम्ल ले लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो इससे क्या बनता है साथियों? एक तो आपका NaCl बनेगा, NaCl, और कौन सी गैस उत्पन्न होगी इसमें? तो इसमें हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो इसमें इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोजन। हालांकि इसको हम संतुलित कर सकते हैं। इसको संतुलित करने के लिए यहाँ देखिए हाइड्रोजन की संख्या यहाँ 2 है, ठीक है, तो भाई यहाँ भी 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है ना 2 दे दिए हम। अब यहाँ पर 2 देने से ये हुआ है कि यहाँ पर जो है ना क्लोरीन की संख्या भी क्लोरीन की संख्या जो है ना भाई ये भी 2 हो गई है। तो क्लोरीन की संख्या को 2 करने के लिए यहाँ पर जो है ना हम यहाँ भी 2 लगाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर 2 जब लगाए हम क्लोरीन की संख्या को संतुलित करने के लिए, तो यहाँ पर जो है सोडियम में भी 2 आ गया आपका, क्योंकि ये सबके साथ जुड़ता है ना। तो यहाँ हम सोडियम में भी 2 इसको संतुलित करने के लिए लगाएंगे। तो ये संतुलित हो जाता है। लेकिन आपको केवल यही जानना था कि जब हम किसी भी धातु के साथ, ठीक है, अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो एक तो NaCl सोडियम क्लोराइड, और इसमें हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, प्रत्येक जल के अणु में इनमें से कितने हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु होता है? तो भाई याद रखिएगा, प्रत्येक जल के अणु में, ठीक है, 2 हाइड्रोजन परमाणु होता है और एक ऑक्सीजन परमाणु होता है। जल के अणु में यहाँ पर जल का सूत्र होता है H2O। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? तो भाई हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के 1 परमाणु है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का पूछा है तो 2 परमाणु होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सी गैस एक अत्यधिक जहरीली, गंधहीन, स्वादहीन और रंगहीन है? बताइए, इनमें से कौन सी गैस है जो एक अत्यधिक जहरीली है, गंधहीन है, स्वादहीन है और रंगहीन है? तो भाई देखो, करेक्ट आंसर यह आपका हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। टिंचर आयोडीन, देखिए टिंचर आयोडीन, कफ सिरप और कई टॉनिक की तैयारी में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो भाई टिंचर आयोडीन, कफ सिरप और कई टॉनिक की तैयारी में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो साथियों करेक्ट होगा इथेनॉल का। इथेनॉल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसकी प्रक्रिया में लोहे को जस्ते की परत चढ़ाकर संरक्षित किया जाता है? तो कौन सी प्रक्रिया है भाई जिसमें लोहे को जस्ते की परत चढ़ाकर संरक्षित किया जाता है? देखिए करेक्ट आंसर होगा गैल्वेनीकरण यानी यशद लेपन में, ठीक है। किस प्रक्रिया में? तो गैल्वेनीकरण में। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी? देखिए पदार्थ की 5वीं अवस्था हम बोस आइंस्टीन को बोलते हैं, ठीक है। और याद रखना किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी? तो देखो करेक्ट आएगा सत्येंद्र नाथ बोस ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा सत्येंद्र नाथ बोस। इन्हीं के नाम से बोस आइंस्टीन लिया गया है इसका नाम, पदार्थ की 5वीं अवस्था का। अगला, जब कोई प्रतिरोध इनमें से किस क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है। बताइए, जब कोई भी प्रतिरोध किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो याद रखना समानांतर क्रम में जब हम जोड़ते हैं ना साथियों, जब कोई भी प्रतिरोध को, ठीक है, तो उनका जो संयुक्त प्रतिरोध होता है यानी टोटल, उसमें जो न्यूनतम प्रतिरोध होता है उससे उसका मान कम होता है। ये आप याद रखना। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समानांतर श्रेणी में। मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। मान लेते हैं यहाँ पर मैंने एक प्रतिरोध लिया,
ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक प्रतिरोध लिया साथियों, ये जो है ना साथियों आपका 2 प्रतिरोध का है, ठीक है। उसी प्रकार जो है ना यहाँ पर भी मैंने एक प्रतिरोध लिया, ठीक है, यहाँ पर भी मैंने एक प्रतिरोध लिया और ये जो है ना आपका 4 ओम का है, ठीक है। ये 2 ओम का है, ये 4 ओम का है। जब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे ना, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तरीका आप सभी साथियों को पता ही है कि भाई इसको जो है ना देखिए 2 × 4 करेंगे और दोनों को जोड़ेंगे 6, तो इधर हो जाएगा 8/6, यानी यहाँ पर जो है ना 1 पॉइंट कुछ आंसर आएगा ना, 1 पॉइंट कुछ ही आंसर आएगा जब 6 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो भाई देखो इसमें से सबसे छोटा प्रतिरोध कौन सा है, 2 ओम है, तो 2 ओम से भी इसका मान कम आया ना भाई, 1 पॉइंट कुछ आंसर आ रहा है, इसका मतलब इस छोटे वाले से भी इसका मान कम आया। बस वही बात तो है, कौन सा रॉकेट साइंस यहाँ पर लग रहा है, बस इसको समझने की देरी है और ये क्वेश्चन बार बार पेपर में फंसेगा आपका। अब देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा समानांतर, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, सबसे कम प्रतिरोधकता वाले चालक की पहचान कीजिए। बताइए सबसे कम प्रतिरोधकता इनमें से किसकी है, तो देखिए सबसे कम प्रतिरोधकता वाला जो चालक है वह है चांदी। चांदी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह सबसे अच्छा विद्युत का चालक है, लेकिन प्रतिरोधकता पूछा है तो सबसे कम है चांदी का। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, आनुवांशिकी के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, करेक्ट आएगा ग्रेगर मेंडल को। ग्रेगर मेंडल ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से क्या मनुष्यों में बोनापन के लिए उत्तरदायी है। मनुष्य में बोनापन क्यों होता है। याद रखना पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि के कारण। पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, यह हमारे ब्रेन के बेस में होती है, यानी हमारा जो मस्तिष्क होता है ना साथियों उसके आधार में पाया जाता है। याद रखना है आपको, इसको हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य उत्तक है जो पौधों में पानी को उसकी जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य उत्तक है भाई जो पौधों में पानी को उसकी जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका जाइलम। जाइलम करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तुलसी के पौधे में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण औषधीय गुण होते हैं। देखिए तुलसी के पौधे में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण औषधीय गुण होते हैं। याद रखना फेनॉल्स और देखिए याद रखना साथियों फ्लेवोनोइड्स के कारण। फेनॉल्स और फ्लेवोनोइड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसके कारण तुलसी के पौधे में औषधीय गुण होता है। जिन पौधों में विभेदित पादप शरीर नहीं होता है वे किस समूह के होते हैं। तो वो कौन से पौधे हैं जिसमें विभेदित पादप शरीर नहीं होता है, वे साथियों थेलोफाइट समूह के होते हैं। थेलोफाइट्स ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता उत्पन्न करने की अनुमति देता है। तो देखिए इनमें से किस प्रकार का प्रजनन है जो अधिक विविधता उत्पन्न करने की अनुमति देता है। तो भाई करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा लैंगिक प्रजनन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा लैंगिक प्रजनन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रजातियों की संख्या को बनाए रखने और उन्हें विलुप्त होने से बचाने के लिए आवश्यक है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रजातियों की संख्या को बनाए रखने और उन्हें विलुप्त होने से बचाने के लिए आवश्यक है। करेक्ट आएगा प्रजनन, बिल्कुल प्रजनन भाई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए रक्त का इनमें से कौन सा एक रक्त का तरल भाग है जिसमें 90% से 92% तक जल होता है, से 7 से 8% प्रोटीन होता है। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो से देखिए क्वेश्चन में ये बोला गया है, समझिए क्वेश्चन को, कि इनमें से कौन सा एक रक्त का तरल भाग है जिसमें 90 से 92% तक जल होता है और शेष जो 7 से 8% है उसमें प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम आदि होते हैं। याद रखना करेक्ट आएगा प्लाज्मा। वैसे भी रक्त का जो तरल भाग है वो तो प्लाज्मा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोपीन का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा है। प्रोपीन का रासायनिक सूत्र बताना है और प्रोपीन का रासायनिक सूत्र होता है C3H4 होता है। देखिए C3H6 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक दुर्बल क्षारक है। दुर्बल क्षारक आपको बताना है, इनमें से कौन सा एक दुर्बल क्षार है। तो यहाँ पर देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड अगर है, बिल्कुल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है ना साथियों ये आपका एक दुर्बल क्षारक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए ए में लिखा है ठोस का आयतन निश्चित होता है। ठीक है,
ठोस का आयतन बिल्कुल निश्चित होता है भाई, ये तो सही है ना। ठोस का आकार अनिश्चित होता है, ये यही तो गलत हो गया। अगर ये सही है तो ये फिर कहाँ से गलत है, ये अगर सही है तो ये सही नहीं हो सकता है ना, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। बाकी देख लीजिए, ठोस दृढ़ होते हैं, ठोस लगभग असंप्रिय होते हैं, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी गलत है, यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जब कार्बन ऑक्सीजन में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड देता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है इसमें। तो जब कार्बन ऑक्सीजन में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड देता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो साथियों देखिए, करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा दहन अभिक्रिया, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दहन अभिक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा क्षार का गुण नहीं है, इनमें से कौन सा क्षार का गुण नहीं है। क्षार देखिए उनका स्वाद कड़वा होता है, बिल्कुल सही है। बी में लिखा है वे नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, नहीं, नीले लिटमस को लाल तो अम्ल करता है, अम्ल करता है ये अम्ल, ठीक है, तो क्षार नहीं करता है, यही गलत है, यही आपका आंसर होगा। बी में लिखा है वे अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और उन्हें बेअसर कर देते हैं, ये बिल्कुल सही है। वे लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ये सही है, ठीक है, लेकिन गलत है आपका ऑप्शन नंबर बी, यही आपका आंसर होगा। आगे देखिए, अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन स्केल में वह तापमान कितना होता है। केल्विन में बदलिए ना, सिंपल सा बात है यार, केल्विन में बदलिए ना, कितनी बार सिखाए हैं एलपी टेक्नीशियन के टाइम में, फिर से अभी सीखिए। बस सेंटीग्रेड को अगर आपको केल्विन में बदलना है तो 273 में आप इसको ऐड करिए, और जब आप 273 में इसको ऐड करेंगे तो 351 केल्विन आएगा, यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे देखते हैं भाई, इनमें से कौन सा डेयरी उत्पाद नहीं है, बताइए इनमें से कौन किसका उत्पादन डेयरी में नहीं होता है। तो आप सभी जानते हैं खोया, पनीर, मलाई, ये सभी डेयरी उत्पादन है। गुड़ जो है ना, ये डेयरी उत्पादन थोड़ी है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे देखिए, भोजन में इनमें से किसकी उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है। तो भाई भोजन में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा स्टार्च का। इनमें से किस पौधे में बहुरंगीय पत्तियां होती हैं। तो इनमें से कौन सा पौधा है जिसमें बहुरंगीय पत्तियां उपस्थित होता है। देखो करेक्ट होगा क्रोटन में, क्रोटन करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा एक लेस यानी माइक्रो तत्व है। देखिए इनमें से कौन सा एक लेस यानी माइक्रो तत्व है। तो भाई करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा क्या, मैग्नीज हो जाएगा, मैग्नीज ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक खोज युग्म सही नहीं है, कौन सा जोड़ा गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में है ऑनरिस्ट रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन की खोज की थी क्या। यार पहला ही तो गलत, बल्ले बल्ले, अगर एग्जाम में ऐसा मिल जाए ना और पहला ही गलत हो गई तो बाकी तीनों पढ़ना भी नहीं है, आराम से टिक करिए और आगे पढ़िए, यही आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन की खोज तो जे थॉमसन ने की थी ना, जे थॉमसन ने, तो यही जोड़ा गलत है, यही आपका आंसर होगा। बाकी देखिए सारा सही होगा। थॉमस अल्वा एडिसन बिजली के बल्ब की खोज की थी, सही है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था, यह भी सही है। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर ए ही गलत था, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। इनमें से कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, करेक्ट आएगा डीडीटी। डीडीटी करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे सभी साथी, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। किसी परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले जो होते हैं उसको क्या कहते हैं। तो किसी भी परिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं उसे भाई हम उत्पादक बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए प्रोड्यूसर, उत्पादक करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला बनाता है, बताइए। वाटर चेन फूड का ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जलीय आहार श्रृंखला इनमें से कौन एक बना रहा है, यही आपको बताना है। घास बकरी शेर, घास बकरी शेर ये तो जलीय नहीं है ना, जलीय बताना है, जल के अंदर। कीट मछली मनुष्य ये भी जलीय नहीं है, घास जलीय ये भी नहीं है। देखिए शैवाल से जलीय कीट को खाता है मछली, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट होगा। अगला, निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता श्रेणी में रखेंगे। तो इनमें से किसको आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। तो देखिएगा उपभोक्ता कौन सा है, हरे पौधे, नील हरित शैवाल नहीं जी, जंगली जानवर, बिल्कुल जंगली जानवर जो है ना ये उपभोक्ता की श्रेणी में आएंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। फूड चेन से क्वेश्चन आपका फंसेगा ही फंसेगा। अगला है, किसी परिस्थितिकी तंत्र के जैव घटक क्या होते हैं। तो किसी परिस्थितिक तंत्र के जो जैव घटक होते हैं वे क्या होते हैं। देखिए करेक्ट आएगा पौधे, जानवर, मनुष्य एवं सूक्ष्मजीव, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, पौधे, जानवर, मनुष्य एवं सूक्ष्मजीव।
अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन पदार्थ है। तो निम्न में से कौन एक पदार्थ है, देखिए इनमें से कौन पदार्थ है भाई ये बताना है। तो वायु पदार्थ है ना, बिल्कुल करेक्ट आएगा। शीत, स्नेह, घृणा ये पदार्थ है, इसको तो आप महसूस कर सकते हैं ना केवल, या कल्पना कर सकते हैं। शीत, स्नेह, घृणा इसको आप केवल, इसको जो है ना केवल आप साथियों क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। लेकिन वायु जो है ना ये क्या है, ये पदार्थ है, क्योंकि आप ये जो है ना आपके शरीर को स्पर्श कर सकता है। मान लेते हैं हवा चलेगा तो आपको महसूस होगा ना कि भाई देखो कि मेरा कपड़ा हिल रहा है, जैसे कि पंखा के नीचे आ जाओ आपका बाल हिलेगा, आपने जो टी शर्ट पहना है वो भी हवा में लहरेगा। भाई कहीं ना कहीं स्पर्श तो हो रहा है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला, गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैस जब द्रव में परिवर्तित होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसको संघनन बोलते हैं साथियों। क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। समांगी नहीं, विषमांगी मिश्रण का उदाहरण इनमें से कौन सा है ये आपको बताना है। चीनी प्लस जल, नहीं ये तो समांगी मिश्रण है। साधारण नमक जल, ये भी यार समांगी मिश्रण है, ये तो मिल जाएगा ना। फिटकरी और जल, ये भी समांगी मिश्रण है। आपको पता चलेगा क्या कि जल के साथ फिटकरी घुला है, नहीं। लेकिन मिट्टी के तेल में जब जल घुलेगा तो बिल्कुल पता चल जाएगा, क्योंकि देखो मिट्टी का तेल में मिट्टी का तेल ऊपर हो जाएगा और जल नीचे हो जाएगा। आपको साफ साफ पता चलेगा कि ये जल है और ये मिट्टी का तेल है। तो ये समांगी कहाँ से हुआ, ये तो विषमांगी मिश्रण है। यही आपको पूछा था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है। नारियल का जो रेशा होता है ना वो किस उत्तक का बना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नारियल का जो रेशा होता है वो स्क्लेरन काइमा यानी ड्रिड उत्तक का बना होता है। स्क्लेरन काइमा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आप केवल बने रहिए और क्वेश्चन का लेवल देखिए, और अगर आप अपडेटेड रहते हैं, अगर आपको पता है कि 2022 में ग्रुप डी में कैसा क्वेश्चन पूछा था, अभी 2024 में एलपी और टेक्नीशियन में कैसा क्वेश्चन पूछा था, तो आपको खुद पता लग रहा है ये क्वेश्चंस पढ़ते हुए कि ये कौन से क्वेश्चन हैं, पेपर में छपने वाले हैं ना। और अगर हाँ है तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो को इतना प्यार देना कि मैं आपके लिए डेली इसी तरह की क्लासेस लेकर आ सकूं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है साथियों, देखिए कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिकाएं किस उत्तक में पाई जाती है। तो कॉन्ड्रियोब्लास्ट जो सेल्स होती हैं कोशिकाएं, ये किस उत्तक में पाई जाती हैं, तो उपास्थि में, याद रखना उपास्थि करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं। देखिए पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को हम कोशिका भित्ति बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली नहीं, कोशिका भित्ति। अगला, पीले, नारंगी अथवा लाल रंग के रंजकों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है। तो पीले, नारंगी अथवा लाल रंग के रंजकों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है। तो साथियों करेक्ट आएगा कैरोटीनॉइड, याद रखना कैरोटीनॉइड करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीले, नारंगी अथवा लाल रंग के रंजकों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो कैरोटीनॉइड। सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, यह गुण क्या कहलाता है, बताइए। बिल्कुल फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, भाई इसी को तो हम जड़त्व बोलते हैं ना साथियों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन है, बल, द्रव्यमान तथा त्वरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखिए बल, द्रव्यमान तथा त्वरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो भाई F बराबर m इंटू ए, बिल्कुल यही तो संबंध आपका सत्य होगा ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे देखिए, 2 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड की दर से त्वरित करने में कितने बल की आवश्यकता होगी। अभी बताइए क्या आंसर होगा, अभी तो बताए थे ना बल की आवश्यकता। तो बल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, m इंटू ए करेंगे, ठीक है। m इंटू मास, द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, तो मास यहाँ पर जो है ना, मास यहाँ पर 2 kg दिया हुआ है, यहाँ पर त्वरण कितना है, ए है ये, तो 5 मीटर पर सेकंड। तो 5 से इसको जब हम मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, 10 न्यूटन ही तो आंसर आएगा ना। 10 न्यूटन ही ये निकल कर आएगा, क्योंकि बल की इकाई न्यूटन होती है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 न्यूटन। चलिए, निम्न में से किसका जड़त्व अधिक है, मैं नहीं बताऊंगा, कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर। साइकिल, कार, रेलगाड़ी या बस, बताइए किसका जड़त्व अधिक है। और ये भी बताना, ये वीडियो को लाइक करके बताना ये क्लास कैसा लगा है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके कमेंट बॉक्स में बताना क्वेश्चंस का
सिलेक्शन कैसा था, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही क्लास लेकर नहीं आ जाते और मैंने वादा किया था एनटीपीसी से भी अच्छा रिजल्ट आपको ग्रुप डी में देंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाएंगे जो कि डायरेक्ट हूबहू पेपर में फंसेंगे। साइंस में 25 की गारंटी दे रहा हूँ, जनरल अवेयरनेस में 20 की गारंटी दे रहा हूँ अगर आप सारी क्लासेस देखते हैं तो। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ये क्वेश्चंस कैसे थे, क्लास कैसा लगा है। जय हिंद, वंदे मातरम।